हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर वीडियो। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस। यहाँ पे चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इसका मीनिंग क्या है? बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके अपने लिए फायदेमंद काम करवाते हैं। अब हम उसका सिद्धांत पढ़ेंगे, किस सिद्धांत पे कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, और प्रोसेसेस पढ़ेंगे किस प्रोसेस से हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से। तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? अकॉर्डिंग टू EFB मीन्स यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या कहती है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसने ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को दोनों को मर्ज कर दिया है, इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब क्या है? हम अपने पास्ट से ही दही बनाते आ रहे हैं, और कुछ और भी ऐसे इंडस्ट्री प्रोडक्ट हैं या फिर कुछ ऐसे कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके मैन्युफैक्चर करते हैं। वो सब हमारा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। आज के ज़माने में, आज के टाइम पे हम क्या करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, हम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मीन्स क्या है? मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, उसको आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बना सकते हो, उसके जीन के अंदर चेंज करके। मान लीजिए आपको आपके अंदर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कि आपकी लंबी हाइट हो, तो आप वो जीन जो है आपके अंदर इंसर्ट कर देंगे जब आप एम्ब्रियो की अर्ली एम्ब्रियो के स्टेज में हो। उस सेल में जब सारे सेल जो है टोटीपोटेंट सेल होती हैं, तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जीन्स को चेंज करते हैं, जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जो सिद्धांत है बायोटेक्नोलॉजी, जो प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी के दो टाइप से है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है? जो जेनेटिक जो हम उस जीन्स को चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर हम इंजीनियरिंग किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ RDNA। RDNA का मीन्स क्या है? रिकॉम्बिनेंट DNA मीन्स क्या है? मान लीजिए हमने आपके अंदर से एक सेगमेंट ऑफ DNA निकाल लिया, उसके अंदर हम जो नया DNA इंसर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA कंस्ट्रक्शन के बाद हम उसको जो है ट्रांसफर कर देते हैं किसी होस्ट के पास। होस्ट के पास ट्रांसफर करने के बाद उसकी हम क्लोनिंग करते हैं, उसको जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, ताकि हम एक इंडस्ट्रियल या फिर लार्ज स्केल पे अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। अब जो है, जहाँ पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके आसपास का वातावरण जो है वो शुद्ध होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटामिनेशन होगा तो वहाँ पर जो है अनडिजायर्ड जो जीन है वो भी उसके अंदर मीटअप हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। प्रोवाइडिंग आ स्टेराइल इन्वायरमेंट दैट इज कंटामिनेशन फ्री टू ओनली इनेबल द ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल जीन। अब जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके तीन हमने स्टेप पढ़े। सबसे पहला स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ RDNA में रिकॉम्बिनेंट DNA। हमारे पास एक सेगमेंट है DNA की, उसके अंदर जो ट्रेट है जो हमें चाहिए डिजायरेबल जीन, उसको हमने मोलिकुलर सीजर्स में, ऐसे सीजर्स जो हमारे DNA को काटेंगे, उसकी वजह से हमने उसको काट लिया और बाहर निकाल लिया। वही अब हमें ऐसा कोई व्हीकल चाहिए, ऐसा कोई वाहन चाहिए जिससे हम इसको इंसर्ट करके होस्ट के अंदर पहुंचा सकें। इस केस में हम यूज़ करेंगे वेक्टर का। हमने जो है वही मोलिकुलर सीजर की हेल्प से वेक्टर के अंदर भी हमने दो निशान कर लिए, और उस डिज़ायरेबल जीन को हमने उस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया। जो हम यहाँ पे वेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो होता है प्लास्मिड। जो प्लास्मिड है वो एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। हमने मोलिकुलर ग्लू की मदद से इन दोनों को जोड़ दिया और हमारा RNA बन के तैयार है। जो वेक्टर है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे ही हमारा RNA बन गया तो हम उस RNA को होस्ट के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। वो हमारा सेकंड स्टेप होगा, जीन ट्रांसफ़र। वो हम होस्ट के अंदर करेंगे, जैसे एग्जांपल है ई कोलाई, इचरचिया कोलाई। फिर बाद में उसमें इंसर्ट करने के बाद हम उसको क्लोनिंग करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जीन क्लोन। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, किस चीज़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे? जो हमारा फर्स्ट RNA था, पहला रिकॉम्बिनेंट DNA था, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA है वो कंसर्ट किया था इन द ईयर 1972 बाय स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। कोहन एंड बोयर ने, या फिर स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में अपना पहला रिकॉम्बिनेंट DNA को बनाया था। उन्होंने क्या किया था? दे डिड दिस बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या है? आप जानते हैं जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स लाइक। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया को मार देती है।
तो हमने एक ऐसा जीन लिया जो कि एंटीबायोटिक से रेजिलियंस होता है, रेजिस्टेंट होता है। अगर हम उसके अंदर एंटीबायोटिक डालेंगे तो मरेगा नहीं। विद द नेटिव प्लाज्मिड, जो हमने सिंपल प्लाज्मिड लिया साल्मोनेला टाइफीमुरियम का, उससे हमने जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को अटैच कर दिया। जैसे ही हमारा पहला बना था आरडीएनए। अब बात करते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम कौन कौन से स्टेप को इन्वॉल्व करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी करना है डीएनए का को हमने ऑल्टर करना, चेंज करना है। सबसे पहले हमें ऐसा डीएनए को निकालना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा जिसको हमें चेंज करना है, जिसको हमें चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हमने उस डीएनए को खोज लिया जिसके ऊपर हमारा डिजायर्ड जीन था। फिर हमने उसको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद जब उस जीन को निकालेंगे तो उसके पास सब बहुत सारे सीक्वेंस होगी, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए हम जो हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, जो मोलिकुलर सीजर्स हैं, उससे हम वहाँ पे कट लगा लेंगे। जैसे ही हम कट लगा लेंगे तो उस कट के अंदर भी बहुत सारे डीएनए होंगे, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर डीएनए चाहिए। जो पर्टिकुलर डीएनए के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और फिर जो नेक्स्ट लास्ट हमारा डिजायरेबल जीन आएगा उसको हम निकाल लेंगे। अब हमारे पास अपना डिजायरेबल जीन है, लेकिन हमें जो है उसको बहुत लार्ज स्केल तक लगाना है, तो हम उसकी एम्पलीफिकेशन करेंगे। एम्पलीफिकेशन का मीन्स क्या होता है, एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर करना। तो उसने उसको हमने एम्पलीफाई कर दिया विद यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब जो है हमारे पास हमने एम्पलीफाई करने के बाद हमारे पास बहुत सारे जीन है, उसको हम जो है अपने वेक्टर के साथ लिंक कर देंगे। वेक्टर के साथ लिंक करने के बाद हम उसको जो है होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसको हम लार्ज अमाउंट में कल्चर करेंगे और फिर अपनी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके हम उसको उससे जो प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब पहला हमारा स्टेप था आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए मींस जेनेटिक मटेरियल। मान लो हमने जो अपना आइडेंटिफाई कर लिया, हमें निकालना है। तो निकालने के लिए अगर हम बात करें अपने सेल की, तो सेल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी अगर कुछ ऑर्गेनिज्म है या फिर हमारे से बैक्टीरिया है, हमारा फंजाई है या फिर प्लांट है, तो उसका चारों तरफ सेल वॉल भी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके अंदर चारों तरफ सेल वॉल है उसको हम डाइजेस्ट करेंगे। So there are cell with genetic material. Now we will rotate this with high speed with respective enzymes. Respective enzymes का मतलब क्या है, अगर हमें प्लांट के सेल वॉल को तोड़ना है, अगर प्लांट सेल हमने ली है तो हम सेलुलोज का यूज़ करेंगे कि जो प्लांट के सेल वॉल है सेलुलोज से मिलकर। अगर हमारी बैक्टीरियल सेल है तो हम लाइसोजाइम का यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर फंजाई है तो हम काइटिनियस का यूज़ करेंगे। जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। अब हमारे पास एक ऐसी सेल बच गई जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ब्रोकन सेल बच गई। अब जो सेल है, सेल के अंदर आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होती हैं। अब हमें सिर्फ क्या है, हमें सिर्फ जो डीएनए चाहिए, तो हम डीएनए को छोड़ के उन सबको तोड़ देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हम आरएनएस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएस, और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए हम लाइपेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। अब जो है हमारे पास एक डीएनए हम मॉलिक्यूल आ चुका है, लेकिन अब हमें उसमें से जो हमारे पास अब डीएनए मॉलिक्यूल आया है, उस डीएनए मॉलिक्यूल में से हमें जो अपनी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है उसको हमें निकालना होगा, जिसको हम निकालेंगे डिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। जो डिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो होती है हमारी मोलिकुलर सीजर्स। चलिए बात करते हैं अपनी मोलिकुलर सीजर्स का। बात है 1963 की, 1963 की। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ई कोलाई के अंदर जो दो एंजाइम्स को ढूंढे थे। पहला क्या था, पहला था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो उसने क्या देखा, ई कोलाई के अंदर जब भी कोई जो हमारा बैक्टीरियोफाज यानी कि जो वायरस है, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, अगर वो उसके ऊपर अटैक करता था उसको बीमारी नहीं होती थी। बीमारी क्यों नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा एंजाइम था जो जो वायरस है, जो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट करता था, तो वो उसके डीएनए को तोड़ देता था छोटे छोटे पार्ट में। लेकिन वो अपने डीएनए को नहीं तोड़ पाता था। तो उसको जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो साइंटिस्ट को पता चला कि उस ई कोलाई के अंदर एक डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। लेकिन वो अपने डीएनए के टुकड़े नहीं कर पाता, अपने डीएनए को बचाता है। कैसे बचाता है, अपने डीएनए के साथ वो मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देता है, जिससे कि डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को न पहचान पाए, उसके छोटे टुकड़े ना कर पाए और वो जीवित बच जाए। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है क्या। ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कैटेगरी से बिलोंग करती है, जिस कैटेगरी का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं। अब इसका बेसिक्स क्या है, हमें पता है जो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है वो पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है उसको अलग अलग कर देता है।
अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो टाइप के होते हैं। एक्सो मीन्स एग्जिट, एंडो मीन्स अंदर से। एक्सो न्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द स्टैंड, जो जो स्टैंड है उसके एंड से रिमूव करें न्यूक्लियोटाइड्स को, उसको बोलते हैं एक्सो न्यूक्लियस। और जो अंदर से विद इन द सेंटर अवे रिमूव्स एंड कट्स द स्टैंड फ्रॉम द सेंटर एंड विद इन द डीएनए, उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। अब जो हमारा न्यूक्लियस है वो ब्रेक करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको हम प्रोकैरियोट से जो ऑब्टेन करते थे, आज की तारीख तक हमने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऑब्टेन कर लिया है फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं नामकरण करना। हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खोज लिया है, अब हम उसका नामकरण करेंगे। देखो, एग्जाम्पल के लिए इको आर1 इको आर1, जो इको आर1 है ये हमारा एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जो पहला लेटर है वो हमें रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जो जैसे कि इस इको आर1 में जो है चर्चिया। जो नेक्स्ट टू लेटर है वो हमें डिनोट करते हैं स्पीसीज ई कोलाई। जो नेक्स्ट है वो हमें बताता है स्ट्रेन क्या है, जैसे RY13 रफ स्ट्रेन है। जो लास्ट में रोमन नंबर है वो बताता है हमें ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, किस ऑर्डर में हमने इसको आइसोलेट किया है। अब यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो पहला हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खोजा था वो हमारा हिंद टू था, लेकिन उसको खोज तो लिया था लेकिन उसको हमने वहाँ से आइसोलेट नहीं किया था। उसको इस आइसोलेट बाद में किया, करेक्टराइज किया 5 साल बाद, इसलिए उसका नाम हिंद टू रखा गया। एच जो इमोफिलस, आयन जो इन्फ्लुएंजा, डी से RD स्टे सेकेंड से हम इसको डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये तो हमने पढ़ लिया। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, RE है, वो कट लगाता है, लेकिन वो कट लगाता किस प्रकार है, तो वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लगाता है। पैलेंड्रोम या पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मीन्स क्या है? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है उल्टा सीधा एक समान। जैसे अगर हम बात करें मलयालम की, जो मलयालम है वो दोनों तरफ से एक जैसा देखने को मिलता है। तो जैसे मैम है तो दोनों तरफ से जैसे देखने को मिलता है, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है 4 से लेकर 8 तक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो रीड करता है दिस सेम फ्रॉम 5 to 3 प्राइम ऑन द स्टैंड एंड 5 to 3 प्राइम ऑन द अपोजिट स्टैंड, known as polydromic sequence, and it's cut between away from the center and cuts between the same base pair on both the stands are little away from the center। जैसे अगर हम बात करें इको आर वन की, इको आर वन जो है वो एक 6 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस को पहचानता है, जो है GAATTC फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगेन ऑन द अदर स्टैंड GAATTC फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जो है हमारा एंडोन्यूक्लियस जो इको आर वन है वो G और A के बीच से कट लगाता है, जिससे कि हमारे पास एक सीक्वेंस देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम हिंद टू की बात करें, तो जो हिंद टू है वो भी 6 बेस पेयर को पहचानता है, जो है GTTAC। वो GA ये था GTTAC, GTTAC। अब जो एंडोन्यूक्लियस है वो भी दो टाइप की कट बनाता है। एक का नाम है ब्लंट एंड्स, फ्लस एंड्स। दूसरे का नाम है स्टिकी हैंड्स, कोहेसिव एंड्स, ओवर हैंगिंग हैंड्स एंड स्टैगर्ड हैंड। अब अगर हम बात करें ब्लंट एंड्स की, जैसे आप डायग्राम में देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल बीच में से काट दिया, दो ऐसे स्ट्रैंड बन गए जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से दोबारा नहीं जुड़ सकते, उसको हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स या फिर फ्लैश एंड्स। वहीं पे जो स्टिकी एंड्स है, कोहेसिव एंड्स है, या फिर ओवर हैंगिंग या स्टैगर्ड एंड्स है, उसमें जैसे एको R1 ने कट लगाया तो इस प्रकार से कट लगाता है जो कि दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ सकती है। और ऐसे ही हम जो हमारे एंड्स हैं उसको हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे, हमने जो अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस और डीएनए उसके निकाल दी, अब हम यहाँ से अपना स्पेसिफिक जीन निकालेंगे। तो इट इज़ जेल से एग्रोस जेल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड फोरेसिस मीन्स सेपरेशन। ये क्या है, टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक, जिससे हम अपने डीएनए को सेपरेट करेंगे। Agarose gel is obtained from seaweeds, red algae and act as a medium for movement of DNA। एग्रोस जो पोरस है, हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल है, मीन जो हमारा डीएनए है, डीएनए जो नेगेटिव होता है उसको हम जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उसको अपलोड कर देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स हमें उसको
मतलब क्या है, जो कि हम डीएनए है वो पूरा नेगेटिव है, तो हम उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही हम उसको गाड़ देते हैं, उसको जो है सेट कर देते हैं, ताकि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आए, जो हमारा डीएनए वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड की तरफ जाए। इस प्रकार हम इसको यूज़ कर पाएंगे। आप आगे देखो। अब जो प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है इसके ऊपर काम करने का, आप सब जानते हैं जिसके फ्रैगमेंट्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर साइज। इसका मतलब क्या है, आपको पता है जिसका छोटा साइज होगा वो जल्दी से जो है रन फास्टर, जो जल्दी से फास्टर मूव करेगा और वो उतने ही पास दिखेगा हमें एनोड के, और जो बिगर साइज है वो आराम से मूव करेगा। जो फ्रैगमेंट्स है दे आर सेव्ड थ्रू द एग्रोस सेल। टू विजुअलाइज द डीएनए वी नीड टू स्ट्रेन इट विद इथिडियम ब्रोमाइड। हम उस डीएनए को देखने के लिए हम अपनी निगरानी से नहीं देख सकते, तो उसको स्टेन करते हैं विद इथिडियम ब्रोमाइड, और फिर हम उसको जो है यूवी रेस के अंदर देखती है तो वो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है। वंस वी लोकेट जीन ऑफ इंटरेस्ट वी कट आउट सेल पीस विद आवर डीएनए नोन एज इल्यूशन, इवेंचुअली डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड। अब हमने उस एग्रोजेल के अंदर मूवमेंट की मदद से अपने डिजायर्ड मॉलिक्यूल को ढूंढने लिखा है। अब हम उससे वहां से उसको निकालेंगे, जिस प्रोसेस को हम इल्यूशन बोलते हैं। अब हमारे पास जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है, अब हमारे पास सिर्फ एक कॉपी हमारे डिज़ायर्ड जीन की आई है, लेकिन अब हम उसको एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने का मीन्स क्या है, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, मीन्स उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, जिसका जो रिएक्शन का नाम है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस इज द टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं, डीनेचुरेशन, इनहीलिंग एंड एक्सटेंशन। बात करते हैं डीनेचुरेशन की। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम 30 साइकिल चलाते हैं पीसीआर की, तो हम अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज बना सकती है डीएनए की। अब जो हमारा पहला स्टेप है वो डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन शब्द हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम उसके अंदर जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम उसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, बस उसको टेम्परेचर ज़्यादा दे दो, 90 to 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम देंगे। जो दोनों दोनों डीएनए स्टैंड है वो सेपरेट कर दी जाती है बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसिस ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। अब जो है हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनहीलिंग। जिसने मोलिकुलर बेसिस वाला चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है, वहाँ पर जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसी प्रकार से यहाँ पे हो रही है। वहाँ पर भी जो है पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता था, यहाँ पे भी हमने हाई टेम्परेचर देके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे प्राइमर को ऐड करेंगे। जहाँ पर हम प्राइमर को ऐड करेंगे तो हम अपना टेम्परेचर कम लगा कर देंगे, जो है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। प्राइमर जो है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, एक स्मॉल न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है आरएनए की, क्योंकि ये डिटेल में नहीं जाऊँगा, मोलिकुलर बेसिस में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। एडेड टू रिस्पेक्टिव स्टैंड टू प्रोवाइड अ फ्री 3 डिग्री 3' OH एंड ऑफ पॉलीमरेज टू एक्ट। इसका मतलब क्या है, सिंपली जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, जो डीएनए को बनाता है, वो जो है वेरी एक्यूरेट है, वेरी स्पेसिफिक है, वेरी स्पीड है, लेकिन वो खुद जो है इसको इनिशिएट नहीं करता। डीएनए रेप्लिकेशन को खुद इनिशिएट नहीं करता, उसको किसी की हेल्प चाहिए। वो कहते हैं हाँ मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे पहले से ही कुछ सीक्वेंस बननी चाहिए। तो जो है प्राइमर हम ऐड करते हैं, जो 3' to 5' जो है हमारी सीक्वेंस होती हैं। अब जो है हमने प्राइमर को ऐड कर दिया है, प्राइमर को ऐड करने के बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे, मीन्स उसको पूरी तरह कर देंगे। जो टेम्परेचर होगा 72 डिग्री सेल्सियस होगा। न्यूक्लियोटाइड टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड। पॉलीमरेज यूटिलाइजेज द न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज न्यू चेन। अब अगर हम बात करें टैग पॉलीमरेज की, तो जो टैग पॉलीमरेज है इसका पूरा नाम है थर्मस एक्वाटिक्स। दिस इज द थर्मोस्टेबल एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिक्स बैक्टीरिया एंड कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर। अब हमने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बना लिया है, उसको बनाने के बाद हम उसको अपने वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। अब जो वेक्टर है, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर ऐसे व्हीकल है, ऐसे वाहन हैं जो कैरी करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। मीनिंग अगर मुझे उसके अंदर पहुंचाना है, तो अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मुझे एक व्हीकल की हेल्प होगी। तो ऐसे ही जो डीएनए है उसको अगर किसी होस्ट के अंदर जाना है तो उसको भी एक हमारे वेक्टर की जरूरत पड़ती है, एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। अब एक वेक्टर कैसा होता है, तो वेक्टर की विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर। जो वेक्टर है उसका साइज छोटा होना चाहिए।
अगर वेक्टर का साइज बड़ा है तो उसको हमें हैंडलिंग करने में दिक्कत आएगी, तो जो साइज छोटा होना चाहिए ताकि हम उसको इजीली हैंडलिंग कर सकें। सेकंड है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मीन्स क्या है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, अपनी जैसी एक और कॉपी बनानी। अगर मान लीजिए हमारे पास एक फैक्टर है जो अपनी सिंगल कॉपी में रहता है, वो आगे अपनी मल्टीपल कॉपीज नहीं बना पाता, वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता, मीन्स उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो वो अपनी कॉपी ही नहीं बनाएगा, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से ऑप्टेन कर पाएंगे। The origin of replication are the sites from where replication starts. So linking gene of interest to a vector with ORI enables our gene to replicate. It controls the copy number of copies of DNA that exist cell. इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो हमारा कंट्रोल करती है कॉपी नंबर की, एक सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी कॉपीज रहेंगी हमारे डीएनए की। जैसे अगर हम बात करें प्लास्मिड की, प्लास्मिड एक वेक्टर है जो कि जिसकी कॉपी जो 1 या 2 हो सकती है पर सेल जो लो है, या फिर 15 से 100 हो सकती है। वहीं पे जब बैक्टीरियोफाज है वो एक सेल के अंदर अपनी जो कॉपी है वो थाउजेंड्स में बना लेता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने पढ़ लिया, जो ओराई होता है जो कॉपी नंबर को हमारा एडजस्ट करके रखता है। अब नेक्स्ट हमारा क्लोनिंग साइट का मतलब, अब क्लोनिंग साइट जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। क्लोनिंग साइट रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको पहचानता है और वहाँ पर कट लगाता है। तो फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू रिकॉग्नाइज इट्स पैलेंड्रोमिक वेक्टर एंड टू कट इट, if many enzymes have recognition site in a plasmid it is good, we have options। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, उसको एक पर्टिकुलर एंजाइम ही जो कट लगा सकता है, तो हमें उस पर्टिकुलर को रखना होगा। लेकिन अगर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास मल्टीपल एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट है, तो वो जो है हमारे पास ऑप्शंस होंगी। For a single enzyme, multiple recognition sites should be avoided as it counts at multiple points and create multiple fragments। इसका मीन्स क्या है, एक सिंगल एंजाइम के लिए मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट जो अवॉइड की जाती है। अगर एक एंजाइम एक वेक्टर के पास वेक्टर के साथ बहुत सारे कट लगा देगा तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट बन के आएंगे। जैसे ही हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट बन के आएंगे, तो क्या है, वो अच्छा हमारा जो है वो हमारे लिए अच्छा एक वेक्टर साबित नहीं होगा, उसके बहुत सारे टुकड़े बन चुके हैं। फॉर अ सिंगल एंजाइम मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स विल बी अवॉइडेड। अब नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स का मीन्स क्या है, मान लीजिए हमने वेक्टर के अंदर तो डालने की कोशिश की, वेक्टर को हमारे होस्ट के अंदर डालने की कोशिश तो की, लेकिन क्या पता वो डला है या नहीं डला, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। So selectable markers are the genes within the vector that enables the selection of recombinant from non-recombinant and transformed from non-transformed। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, रिकॉम्बिनेंट एंड द ट्रांसफॉर्म। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, ठीक है, मान लीजिए हमने एक ऐसा वेक्टर को डिज़ाइन किया जिसके अंदर हमने एक ऐसा जीन डाला जो कि है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है, वो हमने प्रिपेयर कर लिया। हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो सिंपल वेक्टर है, उसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। हमने उनको सेल के अंदर घुसाने की कोशिश की, तो हमारे पास दो केस बनते हैं। एक पहला केस क्या बनता है, पहला केस ये बनता है कि वो सेल के अंदर घुस गया। अगर वो सेल के अंदर घुस गया तो हम उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट हो गया। दूसरा केस हमारे पास बनता है कि वो सेल के अंदर घुसा ही नहीं। अगर वो सेल के अंदर ही नहीं घुसा तो हम उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। पहली बात ये हो गई। अब हम उठा लेते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट को, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आया है तो वो रिकॉम्बिनेंट है। अब बात करते हो ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर उसके अंदर एक ऐसा वेक्टर घुसा है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसने उसकी विशेषता को परिवर्तित कर दिया, उसको एक नई विशेषता डाल दी, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड। वहीं पे दूसरा केस है, एक ऐसा वेक्टर घुसा जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है, मीन्स रिकॉम्बिनेंट तो हुआ, कोई बाहर की चीज़ तो आई है, लेकिन उसके अंदर उसको वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाई, तो हम उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट बट नो ट्रांसफॉर्म। आगे समझ, आगे तो अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसको हम यूज़ करते हैं इन टर्म ऑफ वेक्टर।
कि वेक्टर के अंदर जो हम डिजायर्ड जीन डालने की कोशिश कर रही हैं वो डला या नहीं डला। अब जो हम ट्रांसफॉर्म्ड और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड था वो यूज़ करते हैं होस्ट के लिए। Usually, antibiotic resistant genes are very good selectable markers. For example, ampicillin resistant gene, tetracycline kanamycin resistant gene, chloroamphenicol resistant gene। इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो है यूजुअली जो हम डिसाइड करते हैं वो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से करते हैं। यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है। एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या है? अगर मैं इस जीन को उस ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसा दूँ, अगर मैं उस बैक्टीरिया को या फिर उस होस्ट को एम्फीसिलिन दूंगा तो वो नहीं मरेगा। वहीं पे टेट्रासाइक्लिन या फिर कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि उसको टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन से रेजिस्टेंट की जो पावर है वो दिलाता है। नेक्स्ट इज क्लोरोएम्फेनिकोन, जो कि हमारे मलेरिया में बहुत हेल्पफुल होती है। इससे उसको मदद ज़्यादा दिलवाता है। एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन की बेसिकली हम पढ़ेंगे। जो वेक्टर के एग्जाम्पल वह प्लास्मिड है, जो डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो एक्ट करता है हमारे बैक्टीरिया के ऊपर। देन इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो है वो ऐसा वायरस है जिसके पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। एंड नेक्स्ट इज एग्रोबैक्टीरिया। अब देखो हमारा जो पहला वेक्टर है उसका एग्जाम्पल है प्लास्मिड, जिसका पूरा नाम है PBR322। क्या है PBR322? पी का मतलब यहाँ पे प्लास्मिड है। BR का मतलब है साइंटिस्ट जिसने इसको लैब में बनाया था, जिसका नाम है बोलीवर एंड रोड्रिग्विज। नेक्स्ट है लैब का स्पेसिफिक नंबर। तो जो साइंटिस्ट जिसने इसको बनाया था वो BR बोलीवर एंड रोड्रिग्विज। ये उसका एक डायग्राम के दो घोड़े हैं, ठीक है। एक साइड जो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डालता है, एक साइड जो है टेट्रासाइक्लिन है, नीचे ओराई है। और बस इतना याद रख लो आप, ऐसा बस पहचान लेना। जो PU1 है, PST1 है, ये जो है टेट्रासाइक्लिन जो है एम्फिसिलिन में लगाते हैं। BAMH1 जो SL1 है वो टेट्रासाइक्लिन में लगाता है। हम बात करते हैं कैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हम यही PBR32 को हम रिकॉम्बिनेंट में डालेंगे। तो देखो मैंने आपको ये 4 एंजाइम आप याद रख लो। जो पी से स्टार्ट होंगे वो PA, पापा पापा ऐसे रखो, पापा। पी के बाद कहता है ए आता है। जो पी से बनने वाले एंजाइम होंगे वो ए यानी कि एम्फिसिलिन के पास जो है उस पर कट लगाएंगे। और जो बाम बच गया, बाम बेस्ट बेस्ट से रख लो, तुम बेस्ट हो। तो बी से बाम, H1, एस से साल्वन और टी से टेट्रासाइक्लिन। ये कट लगाते हैं टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमने पहला केस लिया यूजिंग दी बाम H1, तो बाम H1 क्या टेट्रासाइक्लिन के ऊपर कट लगाएगा। कट एंड मेड वी ट्राई टू इंसर्ट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने जो है बाम H1 से वहाँ पे कट लगाया और हमने जो है अपना जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल दिया। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बचती है। एक कैसी पॉसिबिलिटी बचती है? पहले पॉसिबिलिटी कट ही नहीं लगा यानी कि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है कट लग गया और नया जीन आ गया यानी कि वो रिकॉम्बिनेंट अब बन चुका है। नाउ वी ट्राई टू इंसर्ट दिस प्लास्मिड इनटू द होस्ट। अब हमने इनको होस्ट में डालने की कोशिश की। तो एक तो ऐसा बनेगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं गया यानी कि वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। एक बनेगा जो ट्रांसफॉर्म्ड है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। एक बनेगा जो ट्रांसफॉर्म्ड भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। अब देखो, अब जो तीन पॉसिबिलिटी है ना, अब उनको सबसे पहले डालेंगे हमारे टेट्रासाइक्लिन के अंदर, ठीक है। डाला हमने हमने डाला टेट्रासाइक्लिन के अंदर, हमने डाल दिया। जो हमारे टेट्रासाइक्लिन के अंदर जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड मर जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारा रिकॉम्बिनेंट बच गया। नाउ वी पहले कल्चर दैम इन न्यूट्रिएंट मीडिया एंड वी एड एम्फिसिलिन। सबसे पहले जो है हमने एम्फिसिलिन को डाला। तो एम्फिसिलिन को डालने के बाद हमारे पास क्या होगा? तो सबसे पहले हमने इसको एम्फिसिलिन मीडियम में डाला। जैसे ही हम इसको एम्फिसिलिन मीडियम में डालेंगे, देखो हमारे पास सिंपल एंजाइम था जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म मान लेते हैं हम। अगर हम नॉन ट्रांसफॉर्म मान रहे हैं तो एक ऐसा एंजाइम जिसके अंदर कोई भी हमारे पास नहीं आई, कोई भी रेजिस्टेंट नहीं आया।
तो क्या हुआ, अगर हम जैसे कि अगर हम एम्फिसिलिन में डालेंगे तो हमारे जो है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड मर जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड चाहे रिकॉम्बिनेंट हो या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, दोनों बच जाएंगे। कि दोनों ही केस में हमारे पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है ही, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्म था उसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो नहीं था, वो तो मर गया। अब उसने उसकी रेप्लिका बना ली और उसको टेट्रासाइक्लिन के अंदर डाल दिया। अगर हम उसको टेट्रासाइक्लिन के ऊपर डालेंगे तो हमने टेट्रासाइक्लिन में कट लगाया था, तो जो हमने टेट्रासाइक्लिन में डाला तो कट लगाने वाला यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट जो वहाँ पे मर गया और ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारे पास जिंदा रह गया। सिंस इन द प्लेट 2 recombinant die, so what we will do is locate the exact position of recombinant from plate 2 and take it out and culture it separately. अब क्वेश्चन जो है, हमने पहले ही उसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में क्यों डाला? अगर हम उसको पहले ही टेट्रासाइक्लिन में डाल देंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे हमारा ट्रांसफॉर्म कौन सा है, बिकॉज जो रिकॉम्बिनेंट विल डाई एंड देयर इज नो वे टू फाइंड देम एंड कल्चर आर्मीज। अगर टेट्रासाइक्लिन में डाल देंगे तो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म मर जाएगा और रिकॉम्बिनेंट भी मर जाएगा। अब हम इन दोनों से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? Because if R dies in second plate, what is the purpose of finding R? अगर सेकंड प्लेस में रिकॉम्बिनेंट बढ़ ही गया तो क्या पर्पस है उसको फाइंड आउट करने के लिए? क्या पर्पस क्या था? अगर हमने उसका रेप्लिका बनाया था तो हम उससे उसकी पोजीशन को मार्क कर लेते हैं और उसके पहले जो प्लेट थी उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। सिंस द अबोव मेथड इज टाइम टेकिंग, जो अबोव मेथड एक टाइम टेकिंग है, उसको रिकॉम्बिनेंट ढूंढो और ट्रांसफॉर्म ढूंढो, तो वी कैन यूज आवर अनदर प्लास्मिड जिसका नाम है PUC8 प्लास्मिड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना था। जिसका जो लैब नंबर है वो 8, उसको क्या था थोड़ा 822 ना, उसका था 322। अब देखो हमारे पास एक नया है जिसका बात है PUC8। उसके पास भी जो है एम्फिसिलिन और लैक्जेड जीन है, जो कि एंजाइम बनाता है, जो कि एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टोसिडेस वो सबस्ट्रेट यानी कि एक्स गैलेक्टोसिडेस को जो है एक्स गैलेक्टोज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि ब्लू कलर के होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इको R1 PMH1 और SAL1 तीनों के लिए ही हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हुए एक फॉरेन जीन को हमने इंसर्ट कर दिया एट द पोजिशन ऑफ लैक्सीन। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनी। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनी कि वो रिकॉम्बिनेंट हो गया, उसके अंदर कट लग गया। दूसरी क्या बनी, उसके अंदर कट नहीं लगा। तो फर्दर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी आती है जब हमने इसको होस्ट में डाला कि होस्ट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्म्ड है पर रिकॉम्बिनेंट है। अब देखो हमने तीनों लिए, हमने उसको मीडिया में डाल दिया। मीडिया हमने लिया एम्फिसिलिन भी ले लिया हमने, और हमने ले लिया सबस्ट्रेट एक्स गैलेक्टोसिडेस। जैसे ही हमने एम्फिसिलिन लिया तो जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो इस केस में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही नहीं आया। पहली बात तो ये, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, हमने जो है एक्स गैलेक्टोज भी हमने लिया। जैसे ही हमने एक्स लिया तो हमारे पास दो केस बनेंगे। एक केस ये बनेगा कि जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो उसको कन्वर्ट कर देगा हमारे प्रोडक्ट के अंदर और हमें ब्लू कॉलोनी देखने को मिलेगी। तो जो ब्लू कॉलोनी है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है बिकॉज इंटैक्ट लैक्ट जेड जीन मीन्स बीटा गैलेक्टोसिडेस प्रोड्यूस एंड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वहीं पे जो दूसरा है जिसमें कोई भी कलर नहीं बना यानी कि वाइट हमें देखने को मिली, वो जो है वो रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड है। क्यों? क्योंकि उस केस में जो लैक जेड जीन है वो जो है हमारा डैमेज हो चुका है और हमारा कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट है, ये बने लिया ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मीन्स क्या है? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन द जीन साइट्स वेयर जेल इज इंसर्ट द जीन्स गेट इनएक्टिवेटेड। इसका मतलब क्या है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल मीन्स कुछ हमने डालना है, इनएक्टिवेशन मीन्स वो इनएक्टिवेट हो गया है। तो हमने कुछ फॉरेन डीएनए को जब हमने डाला तो जो वो जीन्स है या फिर साइट है जहाँ पे हमने उसको डाला है वहाँ पर जो जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, मीन्स वहाँ के जो जीन काम नहीं करते, उसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब नेक्स्ट है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। अब प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्लोनिंग करने के लिए हमारे पास
अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर्स होती हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियन। जो एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियन है एक पैथोजन होता है जो सेवरल डाइकोट प्लांट को जो है उसके अंदर डीएनए को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से जो है ट्यूमर सेल जो है फॉर्म हो जाती है। अब इस एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियन को हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टी प्लाज्मिड होता है जो कि ट्यूमर इंड्यूस करता है, तो हम वहाँ से टी निकाल लेंगे। देखो, तो हम क्या करेंगे, हम जो इसका टी प्लाज्मिड है उसको प्लांट सेल के अंदर डाल देंगे। फ्रॉम वेयर टी डी एन ए नोन एज ट्रांसफर डी एन ए डेटा एसिड इंटीग्रेट्स इनटू द प्लांट सेल यानी कि क्रोमोसोमल सेल। प्लांट सफर्स फ्रॉम ट्यूमर यानी कि क्राउन गॉल डिसीज। टी प्लाज्मिड इज डिसआर्म्ड सो दैट इट इज हैज नो मोर पैथोजेनिक तो प्लांट ग्रीन सेटा। इसका मतलब सिंपल क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने सिंपली क्या लिया, जो एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियन है उसके पास टी डीएनए होता है, तो उसमें से क्या है, उससे हमारे पास जो प्लांट है उसके पास जो है गठान बनती है। तो जो हमने इसको इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट इट्स टी आई प्लाज्मिड इनटू द प्लांट सेल, हमने उसके टी आई प्लाज्मिड को प्लांट सेल के अंदर डाल दिया एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियन की। फ्रॉम हेयर टी डीएनए जो है वो ट्रांस यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर डीएनए, वो डिटैच हो जाता है एंड हमारे क्रोमोसोमल डीएनए से जाकर जुड़ जाता है। अब जो प्लांट है वो सफ़र करता है ट्यूमर यानी कि क्राउन गोल्ड डिसीज से। अब जो हमारा टी आई प्लाज्मिड है उसको क्या करते हैं, हम उस टी आई प्लाज्मिड को डिसआर्म करके, ताकि वो आगे और मोर पैथोजेनिक ना हो, हम जो अपना फॉरेन डीएनए है वो टी डीएनए के साइड पर डाल के प्लांट सेल को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सिमिलरली हम रेट्रोवायरस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट का मीन्स क्या है, हमने अपना जो है वेक्टर तो तैयार कर लिया, वेक्टर के साथ हमने डीएनए भी अटैच कर दिया। अब हमारे पास क्या गारंटी है कि वो होस्ट के अंदर घुसेगा ही, तो उसको घुसाने के लिए जो है हम कुछ तकनीक लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट का मीन्स क्या है, वी आर प्रिपेयरिंग द होस्ट टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। सबसे पहला मेथड होता है हीट सोक मेथड। हीट सोक मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाते हैं बाय ट्रीटिंग दैम विद डाइवैलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम आयंस। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को जो है ट्रीट करते हैं विद डाइवैलेंट कैटायंस मीन्स कैल्शियम आयंस। जैसे ही डीएनए जो है अब वो बाइंड कर जाता है, बाइंड टू दिस एंड देन फोर्स थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब जो है जो डीएनए है वो कैल्शियम बाइंड करता है और वो बैक्टीरियम के सेल वॉल के अंदर हम उसको फोर्स कर सकते हैं। इसको हम फॉलो करते हैं बाय हीट सोक मेथड। हीट सोक मेथड का मीन्स क्या है, पहले हम उस डीएनए को यानी कि उस कैल्शियम वाले डीएनए को पहले हम उसको गर्मी में डालेंगे, फिर हम उसको आइस में डालेंगे। ऐसे ही हम उसको हीट सोक मेथड देते हैं ताकि वो उसके अंदर घुस जाए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बायोलिस्टिक यानी कि जीन गन। अब यहाँ पर जीन गन का मतलब क्या होता है, कौन सी गन, कौन सी बंदूक हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ की बंदूक चले धान धान। नेक्स्ट है बॉलिस्टिक यानी कि जीन गन, यूजली परफॉर्म फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। डीएनए को हम कोड करते हैं गोल्ड और टंगस्टन के साथ, और जैसे हम डीएनए लिया उसको हमने कोड कर दिया बाहर से गोल्ड और टंगस्टन जैसी मेटल के साथ, और हमने पूरी स्पीड के साथ उसको प्लांट सेल की तरफ फेंक दिया, बम्बार्ड कर दिया, जिसको हमने बोला बॉलिस्टिक यानी कि जीन गन। एक हम यूज़ करते हैं माइक्रो इंजेक्शन, जो छोटे छोटे माइक्रो इंजेक्शन आ जाते हैं, जिसको हम परफॉर्म करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल के लिए। डिसाउंड वेक्टर्स लाइक रेट्रोवायरस या फिर एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हम किस प्रकार अपने जो है प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स में हम करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। बायोरिएक्टर्स क्या है, टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इन अ लार्ज स्केल वी यूज बिग टैंक्स नोन एज बायोरिएक्टर्स। हम इसको यूज़ करते हैं टू कल्चर दी होस्ट इन लार्ज अमाउंट, जिसमें हम 100 से 1000 लीटर तक बना सकते हैं। प्रायर टू स्मॉल टैंक्स पायलट यूज अप टू 10 to 20 लीटर कैपेसिटी इज रन इनिशियली
टू अंडरस्टैंड ऑल द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्चर। पहले हम छोटे से पे करते ताकि हम समझ सकें, फिर हम 100 से लेके 1000 लीटर तक वहाँ पर मीडिया को कल्चर कर सकते हैं, यानी कि 100 से लेके 1000 तक। अब नेक्स्ट जो बायो रिएक्टर है उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ होस्ट को हम कल्चर कर सकें, वहाँ पर हमारे पास एसिड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम हो, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो, फोम ब्रेकर्स हो कि जिसमें अंदर जो झाग बनेगा टूट सके, वहाँ पर स्टेराइल कंडीशन हो, कोई भी वहाँ पर गंदगी न हो, और वहाँ पर एजिटेटर का सिस्टम हो यानी कि एयर अवेलेबल हो, और ताकि और हम उसको जो है बार बार घुमा सकें। जो मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर है वो स्टील टाइप होती है, जो वहाँ पर घुमाई होती है, बस समझे लेके घुमाते हैं समझे ताकि 8 जगह तक पहुँच जाए, ऐसे स्टील टाइप जो सिंपल स्टील्ड और स्पार्स स्टील्ड होती हैं। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है सिर्फ 40 मिनट में। आई होप 40 मिनट भी लगे होंगे, हाँ 40 मिनट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर अपना नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच का ही। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।